अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माहे दरक्षा बाय फातिमा लगारे का 15th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इसकी बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। 12 अक्टूबर 2025। डियर डायरी, द फाइनल वर्डिक्ट वॉज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अमर खान। जमे हुए हाथ का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा तो 14 तपक रोशन हो गए थे। चेहरा बाएं तरफ को गिरा, कदम डगमगाए, फट चुके होठ पर से खून की नन्ही बूंद चमकी थी। तमस्खराना हंसी हंसते हुए उसने शर्ट की आस्तीन से खून साफ किया। सफेद आस्तीन पर सुर्ख धब्बे लग गए थे। गर्दन सीधी करके उसने सामने देखा। वो सामने से आ रहा था, लकड़ी की कुर्सी घसीटता, कहर आलूद नजरों से उसे तकता। उसके सफेद जोगर्स मिट्टी में अटे हुए थे। दाएं बाजू पर पलिस्टर चढ़ा था। कॉलेज का यूनिफॉर्म की सफेद शर्ट पर जहाँ बजा मिट्टी के धब्बे और खून के दाग थे। पक्के फर्श पर घसीटती कुर्सी हल्की सी खरच पैदा कर रही थी। उसने नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई। जमात का हर लड़का तमाशाई बना हुआ था। कुछ देर कबल जो उसके नाम के नारे लगा रहे थे, अब मुतजस्सिस नजरों से फर्श पर घसीटती हुई कुर्सी को देख रहे थे। टोलियों में बढ़कर कंधों पर बाजू फैलाए उसकी निगाहों ने उन सब के चेहरों से वापस उसके चेहरे तक का सफर किया था। उसने दोनों हाथों से कुर्सी उठाई थी। अपने बचाव के खातिर दोनों बाजू चेहरे के आगे किए गए। कुर्सी पूरी कुवत से उस पर तोड़ दी गई। वो कमर के बल फर्श पर गिरा। लकड़ी के तख्ते फर्श पर बिखरे। कान साए साए करने लगे। आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। वो उसके सीने पर चढ़ बैठा। 1, 2, 3। बाएं हाथ से वो पैदल पे कई घुसा रसीद करता गया। उसकी नक्सीर फूटी, मुंह से खून निकला। वो तब भी नहीं रुका। जमी हुई मुट्ठी खून में रंगती गई। जब सब सांस रोके उसकी आंखों में उतरते खून को देख रहे थे, तब क्लास में बस उसके कराहने की आवाज, चेहरे पर पड़ने वाले मुक्कों की आवाज गूंज रही थी। पलस्तर चढ़ा बाजू पहलू में गिरा रहा। पठानों सी सफेद रंगत खून जैसी लाल होती गई थी। आपके पोते की मेहरून मिन्नत, वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। चलना फिरना दूर की बात, वो आंख खोलने से कासिर है। अपने शाहना ऑफिस में कुर्सी पर बैठे प्रिंसिपल ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली थी। पलस्तर वाला बाजू पहलू में गिरा था। बायां हाथ पैंट की जेब में था। मेज के पार वो उनकी आंखों में आंखें डाले यूं खड़ा था जैसे स्कूल उसके बाप के पैसों से चलता हो। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, आप मुझे उस बच्चे के वालिदैन से मिलवा दें, मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। आगा जान के पेशेमानी से कहने पर उसने उकताहट भरी निगाह उन पर डाली थी। जहाँ मुंह तोड़ना होता था वहां तलाफी करने पहुंच जाते थे ये। देखें जहांजेब साहब, ये पहला नहीं चौथा वाकया है। अगर ये इसी तरह गुस्से में बेकाबू होता रहा तो सारा कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच चुका होगा। आपकी माँ को किसी ने गाली दी होती तो कॉलेज में एक नर्स का इंतजाम करने का ख्याल आ ही जाता। वो खामोश नहीं रह सका। आगा जान ने मुड़कर उसे घूरा। प्रिंसिपल का चेहरा मारे गुस्से से सुर्ख हुआ। गेट लॉस्ट अम्र। वो दहाड़े थे। उसने सपाट निगाहों से उन्हें देखा और पलट गया। आगा जान सर पकड़ कर रह गए। वो लंबे लंबे डंग भरता हुआ बाहर चला आया। ऑफिस से निकलते ही दाएं बाएं राहदारियां जाती थीं। सामने जीने से जो नीचे को उतरता थे, उसने जीनों के पास रखे अपने बस्ते में हाथ डाला और उसे उठाए जीने उतरने लगा। आगे हद निगाह तक सरसब्ज मैदान था, जहाँ एक तरफ कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लड़के टोलियों में बटे हुए गप्पे हाँक रहे थे। वो मैदान से गुजरकर नाक की सीध में चलता हुआ कॉलेज के मरकजी दरवाजे से निकल गया। निगाह सीध में उठती हुई आगाजान की गाड़ी पर टिकी। फिर नजरा गाड़ी के बोनट से सफर करते हुए पिछले निशिष्ट के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हुई लड़की पर पड़ी तो पेशानी शिकन आलूद हुई थी। उसने वहीं से हाथ हिला दिया था। धूप सुनहरी होकर अमर के चेहरे पर गिरी, जिस पर नागावारियत छाई हुई थी। वजह वो नहीं थी। वजह कॉलेज की दीवार के साथ लगकर खड़े हुए ताड़ते लड़के थे। सिगरेट के धुएं के साथ उड़ते उनके कहके अमर का सब्त आजमाते थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? लहजा बरहम, धूप में सुनहरी होती आंखें झलकती सकती। आपको लेने, मासूम से जवाब था। क्या हल कर दिया यूनिफॉर्म का, इधर आए। तासुफ से कहकर उसे नीचे होने का इशारा किया। वो जो उसे कुछ सख्त कहने का इरादा रखता था, चुपचाप उसके करीब होकर जरा सा झुका। अलमीरा ने हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट पर लगी हुई मिट्टी झाड़ दी थी। फिर कॉलर दुरुस्त किया। टाई ठीक करना नहीं आई तो ऐसे ही रहने दी। बाल भी खराब कर दिए हैं खाना। वो अब दोनों हाथों से उसके बाल सेट कर रही थी। अमर लब भीजे उसे देखता रहा।
चोट तो नहीं आई कोई? गाल पर क्या हुआ है? मारा है उस लड़के ने? वो खामोश रहा, गुस्सा झाग की तरह बैठता चला गया था। वो बस धूप की तमाजत से अलमीरा के लाल होते चेहरे को देख रहा था, जिस पर उसके लिए बेहद फिक्र तहरीर थी, और शहद रंग आंखें जिनमें उस लड़के के लिए गुस्सा उतरता आया था। वो पहली थी जिसे उसकी चोट नजर आई थी, वरना सबके लिए वो बदलिहास बदतमीज लड़का था जो जानवरों की तरह दूसरों को मारता था। दर्द तो नहीं हो रहा? गाल सूज गया है, लाल भी हो रहा है। क्या करते हैं खानान? उसकी आवाज भर आ गई थी। पीछे खड़े लड़कों में से किसी ने सीटी मारी थी। ओए होए शहजादे! अमर ने सख्ती से आंखें मीच ली, जबड़े तन गए थे। गुलखान, डिग्गी खोलना। अलमीरा ने उलझ कर उसे देखा, जो डिग्गी से रैकेट निकाल रहा था, कबल इसके कि वो कुछ समझती गुलखान उसे रोकता। लड़के का चेहरा शटल बना और अमर ने हाथ में पकड़ी रैकेट और शटल को दे मारी थी। फिर एक बार पर बस नहीं की थी, वो पैदर पे कई बार करता गया, यहाँ तक कि लड़के के सर और मुंह से खून बहने लगा था। किसी ने बौखला कर अंदर इतला दी थी। भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। अलमीरा ने पुरखौफ नजरों से चौकीदार, अस्ताजा और चंद लड़कों को दौड़कर गेट की तरफ आते देखा था। फिर वो तेजी से अमर की तरफ बढ़ी। चले खाना, चले। उस लत में उसका हाथ पकड़ा। अमर ने रैकेट फेंक कर अपना बस्ता उठाया। गुलखान उनकी तरफ बढ़ते लोगों को रोकने के लिए बीच में आया और वो दोनों भाग खड़े हुए थे, बहुत तेज रफ्तार में, बिना पीछे देखे। एक दूसरे का हाथ थामे वो बस भागते गए। ऊंचे नीचे ढलवानों से होते, सब्जे से गिरते, यहाँ वहां से अपनी गर्दनें बचाकर भागते अमर और अलमीरा। मुसलसल भागने से अलमीरा का सांस फूल चुका था, वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। जब मजीद सकत न रही तो वो रुक गई। अमर भी ठहर गया। घुटनों पर हाथ रखकर दोनों लंबे लंबे सांस लेने लगे। बिगड़ा तनफ्फुस, टूटती हुई जुड़ती सांसें, पेशानी से फूटता हुआ पसीना। दोनों ने एक नजर बहुत दूर से झलकती हुई कॉलेज की इमारत को देखा, फिर एक दूसरे को, और बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत जोर से, बहुत देर तक हंसते रहे। सुनहरी होकर पिघलती धूप ने उन्हें अपने अमान में ले लिया। मुझे नहीं पता था तुम इतना तेज भी भाग सकती हो। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतना तेज कैसे भागी। मुझे ये भी नहीं पता भागने का ख्याल मेरे जहन में आया क्यों। वो हंसकर कह रही थी। वो दोनों अब सुस्त रवि से पहाड़ की रास्तों पर चलने लगे थे। क्यों मारा उस लड़के को? टूटे हुए बाजू के साथ भी सुकून नहीं है? बहुत देर खामोश रहने के बाद वो पूछ रही थी। लोग भी तो जब तक मुंह ना तोड़ो जुबान चलाना बंद नहीं करते। वो तड़खा। बराबर में चलती अलमीरा ने मुस्कुराते हुए उसका बैग पकड़ लिया। अमर ने बायां हाथ खाली होते ही पैंट की जेब में हाथ डाल लिया, गर्दन सीधी किए सामने देखने लगा। काश आप मुझसे इतने बड़े न होते। उसका बैग दोनों हाथों से थाम कर सीने से लगाए अरमान से कहा गया। वो मुस्कुराया। इतना कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, है ना? मैं आई तो आप प्राइमरी स्कूल में थे, मैं वहां पहुंची तो आप हाई स्कूल में चले गए, और फिर कॉलेज। अगर हम साथ होते तो मैं आपके लिए लड़ती, लोगों का मुंह तोड़ देती। अज़्म से कहा गया। वो साथ होती तो जरूर ऐसा करती। अमर रुक गया। वो भी ठहर गई। सर उठाए सवालिया नजरों से उसे देखा। वो आगे आया, पैंट की जेब से हाथ निकालकर उसके गर्दन पर गिरते हुए बाल हटाए थे। सूरज की तमतमाती किरणों में गर्दन पर लगी हुई चोट वाज़ेह हुई। उसके अंदर कुछ टूटा था, शायद दिल। हाँ, दिल। अपने लिए तो लड़ लो पहले। हाथ पीछे कर लिया। वो नाक सुकेड़ती हुई सर झुका गई। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम अपने लिए लड़ना है, और यही वो काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले किया जाना चाहिए। दाएं बाएं ऊंचे सरसब्ज दरख्तों की छाव में चलते हुए वो मुस्तहकम लहजे में कह रहा था। अलमीरा ने लब भींच लिए, सर झुक गया। अमर के बैग पर गिरफ्त सख्त हो गई। लेकिन अगर मैं आपके साथ होती तो आपके लिए लड़ती। काफी देर बाद कमजोर सी आवाज में कहा गया। वो सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। एक वादा करो मेरा, अगर जिंदगी में कभी हम साथ ना भी हुए तब भी तुम मेरे लिए लड़ोगी। वो अब उसे देखता हुआ उल्टे कदमों चल रहा था। लेकिन हम साथ क्यों नहीं होंगे? उसका दिल डूबा। उठते कदम थम गए थे। जख्मी गर्दन और जले हुए पेट समेत कई जख्म आग हुए थे। अमर साथ नहीं होंगे तो कौन होगा? माँ, माँ का शोहर, हिना। मर नहीं जाएगी अलमीरा? बिल फर्ज ना हुए तो? मैं वादा करती हूँ आपके लिए लड़ूंगी। आप भी वादा करें, हम हमेशा साथ होंगे। उसकी आंखों में तैरता हुआ पानी देखकर अमर के दिल पर धप सी पड़ी थी। वादा? वह चेहरा फेर गई, सर झुका गई। अमर कुछ उलझकर उसे देखता उसके हमकदम रहा। खाना?
आगे पुल थी। अमर ने जेब से हाथ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। वो उसका हाथ थाम कर पुल पर चढ़ी थी। अगर सारी दुनिया आपके खिलाफ पकने लगी तो क्या सारी दुनिया से लड़ेंगे? आप थक नहीं जाएंगे? हाथ छूट गया। वो ठंडी आह भरकर गर्दन तिरछी करके पुल के दाएं तरफ पत्थरों की संग बहते हुए पानी को देखने लगा। लोगों को बकवास करने दें, जो वो कहते हैं कहने दें। इस तरह रोज रोज उनसे लड़ेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो नहीं लड़ती थी। माँ कहती थी मनहूस होता है, मान लेती थी कि हाँ मनहूस, मलून, जलील सब हो। उसके नजदीक ये कम तकलीफ दे था। यानी मान लूं कि मेरी माँ हराम मौत मरी थी। कतई आंखों में तल्ख सा तीखापन उतरा। अलमीरा को चुप लग गई। ले देकर एक यही मान तो है मेरे पास कि मेरी माँ हराम मौत नहीं मरी थी। ये भी मिट गया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बुरा बनने से रोक नहीं पाएगी। मेरा अमर हर शय तहस नहस कर देगा। अमर की माँ जहन्नमी है तो अमर भी जहन्नमी बनकर दिखाएगा। अलमीरा का छोटा सा दिल फड़फड़ा कर रह गया था। वो कितनी ही देर सर झुकाए खामोश रही। आंखों में उमड़ते आंसू को पीछे धकेलने की सही करती रही। इस सब में मीरा का क्या? मीरा? खामोशी का एक लंबा वक्फा आया और गुजर गया। शहरियार साहब के जाने के बाद वालदा डिप्रेशन का शिकार थी। उन्हें दिन रात का होश नहीं था। वो खुद से खाना नहीं खा पाती थी। उन्हें चेंज मुलाजमा करवाती थी। मैं उनके मुंह में निवाले डालता था। वो औरत जिसे वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता था, जो बिना किसी की मदद के बेड से नहीं उतरती थी। ये लोग कहते हैं उस औरत ने अपनी जान ले ली। मैं कैसे यकीन कर लूं? उसकी आवाज में नमी घुल गई। पुल के नीचे बहता पानी, उसकी आंखों में उतरता हुआ सारी मिठास गायब हो गई थी। वो ठीक हो रही थी। उस दिन वो अपनी दवा लेना खुद मेडिकल स्टोर गई थी। मैंने उन्हें लॉन में टहलते भी देखा था। वो बहुत अरसे बाद अदीना के घर भी गई थी और वो आई थी। वो अपनी मौत से एक रात पहले मेरे पास आई थी। मैं लाउंज में बैठा होमवर्क कर रहा था मेरा। वो नहीं जानती थी उनके बेटे की उम्र क्या है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो क्या खाता है, वो सारा दिन कहाँ होता है। उसने लब भींचकर अपनी सिसकी दबाई, चेहरा घुमाकर आंखों में पिघलती हुई नमी छुपा ली। मैंने उन्हें बताया था, मोरे आपका बेटा 4th क्लास में है, वो 9 साल का हो गया है। वो रो रही थी और मैं नहीं रो पाया। आगा चांद ने मुझे ये कहकर पाला है कि अम्र अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, मर्द बनना है तुम्हें, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। उन्होंने मेरी घुट्टी में ये बात डाली थी। मैं नहीं रोया। वो रोती रही और उनका बेटा उनके आंसू पोंछता रहा। उसने रुककर नम सांस अंदर उतारी थी। उस रात उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी। अमर तुम मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बुरी माँ हूं ना। उन्होंने मुझसे वादा किया था, मैं अब अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी। अमर मैं अपने बेटे के लिए जीना सीखूंगी। फिर तुम मुझे माफ कर दोगे ना? तुम मुझे बताओ ना मीरा कि इसके बाद मैं कैसे लोगों का यकीन कर लूं? कौन सी माँ अपने बेटे से जीने का वादा करके अगले दिन नींद की गोलियां फाक कर अपनी जान ले लेती है? माँ तो ऐसा नहीं करती। मेरी माँ हराम मौत नहीं मरी मीरा, मुझे उनका वादा याद है। मैं थक जाऊंगा फिर भी हर उस शख्स से लड़ूंगा जो मेरी माँ के लिए बकवास करेगा। वो अच्छी थी यार, मैं उन्हें बता नहीं पाया कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं समझता हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। उन्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे नसीब में मोहब्बत बस इतनी ही थी जितनी वो दे पाई। वो रात यूँ लगता है मेरा जैसे वो जिस अंधेरे कैफ में इतने अरसे से कैद थी, उन्हें उस कैफ से रिहाई का रास्ता मिल गया था। वो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए जीना चाहती थी। जो माँ औलाद के लिए जीने का इरादा करे, फिर वो खुदकुशी कैसे कर सकती है यार? उसकी आवाज़ चुप दबा गई थी। उसने पैंट की जेब से टिश्यू निकाला, आंखें पोंछ कर टिश्यू फेंकने लगा था कि हल्की सी सिसकी सुनाई दी। गर्दन घुमाकर उसे देखा तो मुंह से ठंडी आह निकली थी। आंसू से तर चेहरा झुकाए, बैग सीने में भीजे वो अपनी सिसकियां दबा रही थी। वो उसे देख कर रह गया। खामोशी से टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाया। अलमीरा ने फौरन टिश्यू पकड़ लिया, आंखें साफ करके टिश्यू नाक पर रखा और लंबी सी सुड़की थी। अमर नम आंखों से हल्का सा हंस पड़ा। एक और? बैग की साइड पॉकेट में देखो। वो रुककर उसके बैग की जेबें खंगालने लगी थी। टिश्यू मिला तो वही अमल दोहराया था। अमर सामने देखता मुस्कुराहट दबा गया। क्या यार, कैसी गमख्वार बनोगी तुम? बहुत अच्छी। आपका गम मेरा गम होगा। टिश्यू फेंक कर अब वो फिर से उसके बैग में घुसी हुई थी। चॉकलेट मेरी है, गम शेयर कर सकता हूँ, चॉकलेट नहीं।
उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही वो चॉकलेट निकाल चुकी थी। रोने के बाद चॉकलेट लाजमी होती है, रैपर उतारते हुए समझदारी से कहा। वो उसे देख कर रह गया। लाल होती नाक को सिकेड़ते हुए उसने चॉकलेट को दांतों से काटा। जायका महसूस होते ही आंखें चमकी। फिर आंखों की ये चमक अमर की नजरें चॉकलेट पर देखकर मान पड़ गई थी। मैं ज्यादा रोई हूँ, थोड़ा सा लीजिएगा प्लीज। डरते डरते चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाया। वो झुका और सारा का सारा चॉकलेट मुंह में डाल लिया। वो चीखी थी हलक के बल सदमे से। गंदे खाना! आंखें डुबडुबा गई थी, होंठ बाहर निकल आए थे। रो मत, अंदर वाली जेब में रखा हुआ है दूसरा, गंदी बिल्ली। अमर सर झटक कर आगे बढ़ गया। वो सुकून का सांस लेकर उसके पीछे लपकी। खाना सुने तो सुनाओ। आप मेरे भी इकलौते कजन हैं, लेकिन मेरे सामने बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। रो लिया करें, मैं भी तो रोती हूँ ना आपके सामने। हाँ, देखी थी अभी बरसात मैंने। मैं रोना शुरू करूंगा, तुम दहाड़ने लगोगी। वो तड़खा। अरे वो तो दुखी हो गई थी मैं, अब गम तो ऐसे ही बांटे जाते हैं ना। हाँ, रोने वाले से 4 आंसू ज्यादा गिरा कर। भाड़ में जाए, वापस लियो फिर मैंने। हाँ, अपने पास ही रखो, तुम्हारी माँ तुम्हें कम रुलाती है। माँ का मजाक नहीं है, हर्ट होती हूँ मैं। मजाक कर भी नहीं रहा, रोज पिट कर आ जाती हो, उन्हें क्यों नहीं पीटती? मैं आपको पीट दूंगी। तुम्हारा बस सिर्फ मुझ पर क्यों चलता है? खामोशी, लंबी खामोशी। पत्थरों पर पानी गिरता रहा। वो पुल से उतर गए। तनकर खड़े पहाड़ खामोश नजरों से उन्हें जाता हुआ देखते रहे। ये बात तो वो भी नहीं समझ पाते थे। अलमीरा का बस सिर्फ अमर पर ही क्यों चलता था? कई दिनों से बारिश का धड़का लगा था। एक दो दफा बस हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज आसमान तड़ातड़ बरस रहा था। सारे के सारा एबटाबाद मूसलाधार बारिश की जद में आ गया था। काली घटा छाई तो शाम 6 बजे ही रोशनी निकल ली गई। ऑफिस की खिड़की पर पानी की बूंदें गिरी तो उन्हें पहला ख्याल अलमीरा का आया था। वो डरती थी बारिशों से, उसे फोबिया था बारिश से। वो घर होती तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी। वो घर नहीं थी तो उन्होंने पहली फुर्सत में ही मोबाइल उठाकर उसको कॉल की थी। तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। जी खाना, ठीक हो? घर कब तक पहुंच रही हो? निगाहें खिड़की पर गिरती हुई बूंदों पर टिकी थी। बौछार इतनी तेज थी कि बंद खिड़की पर गिरती हुई पानी की आवाज अंदर तक आ रही थी। वो शायद आज ना आ सके, यहाँ बारिश हो रही है, मैं सफर नहीं कर पाऊंगी। आवाज बहुत मध्यम हो गई। जिसका डर था वही हुआ था। वो लब भीज गए। शहदिल साथ है? जी। मेरा जाना, घबराना मत, डरना मत, और प्लीज राब्ते में रहना। वो खुद घबरा रहे थे, डरे हुए थे। वो थी कहाँ? इतना अंदाजा तो था कि जहां भी गई थी वजह शहरियार थे। वो उन्हें साथ ले जाती, फिर बारिश आज ही क्यों हुई? बच्चे के साथ कौन है? पेशवाराना अंदाज में पूछा गया। वो चौंके। खाना मैं बाद में बात करती हूँ। उनकी सुनने भी नहीं कॉल काट दी गई थी। मर फिक्रमंदी से मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नाम देखते रहे। बादल एकदम से जोर से गरजे थे। कड़कती बिजली खिड़की पर गिरी थी। वो तेजी से उठे, स्टैंड पर लटके हुए अपनी जैकेट उतारी और लंबे लंबे डग भरते हुए बाहर निकल गए। बारिश की बौछार तेज हो गई थी। अरसा हो गया था कि तूफानी बारिशों को पसंद करने वाले अमर हल्की सी बारिश से भी कतराने लगे थे। आसाब पर भारी पड़ते थे गरजते बादल। कड़कती बिजली लर्जा ही तो देती थी। अलमीरा। जहन में बस यही एक नाम अटक कर रह गया था। बच्चे की जान खतरे से बाहर है। आप दोनों में से उसका गार्डियन कौन है? डॉक्टर ने सफेद कोट की जेब में हाथ डालते हुए पूछा था। हमने उन्हें कॉल की थी, वो आते ही होंगे। शहदिल ने जल्दी से बताया। ओके, आप दोनों पुलिस को बयान दे दीजिएगा। वो एक तनकीदी निगाह दोनों पर डालकर आगे बढ़ गया। अलमीरा ने मगलूम नजरों से शहदिल को देखा था। आप उसे देखना चाहती हैं? उसने तेजी से सर असबात में हिलाया। पुलिस को बयान तुम दे देना शेरदिल, प्लीज। वो एकदम से मुजमहल सी लगने लगी थी। शेरदिल ने उसे बैठने का इशारा किया। वो वहीं रखी हुई वो सीधे कुर्सी पर बैठ गई। छोटा सा सरकारी अस्पताल था ये, सफाई बराए नाम भी नहीं थी। वो पाँव भी एहतियात से जमीन पर रख रही थी, क्योंकि जा बजा आते जाते लोग थूक रहे थे। दवाओं के साथ लोगों के जिस्मों से उठती हुई बू नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई पास से गुजरता तो सांस रोक लेती थी। उससे कुछ फासले पर ही एक औरत जमीन पर चादर बिछाए बच्चों के साथ बैठी थी। भूख से रोते बिलखते बच्चे, मेले कुचेले बच्चे। औरत के अकब में खिड़की थी जिसके पार मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो तेजी से नजरों का जाविया बदल गई। गोद में रखे हाथ बाहर मिला लिए। आप परेशान न हो, मैं बस थोड़ी देर में आया।
शेरदिल चला गया था। वो खामोशी से आते जाते लोगों को देखती रही। कहीं कोई हादसा हुआ था। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ खून में लथपथ शख्स बिल्कुल उसके सामने से गुजरा था। बुखार में सुलगता हुआ बच्चा भी वहीं खड़ा था। कोई हिंद को बोल रहा था, कोई परसों में डॉक्टर से लड़ रहा था, कोई उर्दू में अपनी बीवी को झाड़ पिला रहा था। इन अजनबी चेहरों में उसने एक मानूस चेहरा देखा। उसने अस्पताल के दरवाजे पर 2-3 गाड़ियां रुकती देखी। बंदूकें संभालते लोग उतरे। उसने आगा जान को देखा। खून में लथपथ कटा फटा वजूद बाहों में उठाए वो अंदर आए थे। कोई स्ट्रेचर फारिग नहीं था। सफेद फर्श पर गिरी हुई थूक के साथ सुर्ख खून शामिल होता गया। वो बिल्कुल उसके बराबर से गुजर रहे थे, बिल्कुल करीब से। उसने खुद को देखा, तड़पती रोती दर्द से मरती अलमीरा। उसके बाल खून और पानी में चिपटे से होकर गर्दन से चिपक गए थे। सफेद शॉल में लिपटी वो गोश्त का बेजान लोथड़ा लग रही थी। आगाजान आगे बढ़ते गए। डॉक्टरों को आवाजें देते, उसका नाम लेते, उसे आंखें खुली रखने को कहते। बेबस लाचार आगाजान। उसे लकड़ी के सख्त तख्ते पर लिटाया गया था। सफेद कपड़ा हटा तो आगाजान तेजी से रुक मोड़ गए। वो उसके जख्म नहीं देख पाए। आंखें पर हाथ रखते हुए रो दिए। सरकारी अस्पताल, सुस्त डॉक्टर, दवाएं नदारत। बिना नशे के जब सुई धागे से उसकी जिस्म को पिरोया गया था, उसकी चीखें सारे अस्पताल में गूंजी थी। दर्द से मर रही थी वो, मर ही गई थी। खानम, शेरदिल ने उसे पुकारा। उसकी आवाज अलमीरा के चीखों में बदगुम हो गई थी। अलमीरा खानम। शेरदिल की आवाज तेज हुई। उसने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों में जमा पानी देखकर वो ठिठका। ठीक है आप? बाहर बरसती बारिश, फिर ये अस्पताल। वो कैसे ठीक हो सकती थी? हाँ, तुम कहाँ गए थे? इंस्पेक्टर को बयान दे दिया है और डॉक्टर ने लड़के से मिलने की इजाजत भी दे दी है। आए? उसने रुककर नम सांस ली। नाकाबिले बर्दाश्त बू सांस के साथ अंदर उतरती चली गई थी। वो उठ खड़ी हुई। शेरदिल के हमरा जर्नल वार्ड में दाखिल हुई। वो उसके आगे आगे चल रहा था। अलमीरा दाएं बाएं देखे बिना बस उसकी पुष्ट पर नजरें टिकाए उसके पीछे चल रही थी। बहुत कोशिशों के बावजूद आंख के किनारों से नजरें आते दर्द से कराहते हुए मरीजों की तस्वीर जहन में बैठ गई। टांग पर चढ़ा हुआ प्लस्तर, फुले और उधड़े हुए जख्म, के करती बच्ची। उसने सख्ती से आंखें मीच ली। शेरदिल एक बिस्तर के पास रुक गया था। आसपास कोई पर्दा नहीं था। वह मैले बिस्तर पर लेटे लड़के को देख रही थी और सारे का सारा जर्नल वार्ड उसे। क्यों बचाया मुझे? उसके लहजे की सख्ती पर अलमीरा को तब चढ़ी थी। दिल किया आगे बढ़कर एक थप्पड़ जड़ दे। क्यों मरना चाहते हो? उसने बमुश्किल अपनी आवाज धीमे रखी। उसके दाएं तरफ बिस्तर पर लेटे मर्द ने अख की आवाज के साथ फर्श पर थूका था। अलमीरा ने आंखें मीच ली। शेरदिल ने बगौरू से देखा। उसके चेहरे पर लिखा था वो भाग जाना चाहती थी। मेरे इर्द गिर्द देखें, आपके लिए 2 मिनट यहाँ रहना मुहाल है और मेरी किस्मत की लकीरें यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म होती हैं। उसका लहजा गुस्ताख था, आंखों में बेपनाह हकारत थी। शुरू होने पर तुम्हारा इख्तियार नहीं था, खत्म होने पर है। तुम्हारा इरादा भी 25 साल मेडिकल स्टोर पर काउंटर पर ऊँग कर आखिर में खुदकुशी करने का है। शेरदिल ने गला खुंकार कर उसकी तलखी का एहसास दिलाना चाहा था। मेरे भाई को बीच में मत लाएं। जानती हैं क्या है आप हमारे बारे में? बाप की लाडली होंगी, माँ भी खूब नखरे उठाती होगी। हम यतीमों की तकलीफ का अंदाजा कर भी कैसे सकती हैं आप? आपको मालूम है मामू का हाथ बहुत भारी है। गाल पर पड़ता है तो अगले आधे घंटे तक मैं कुछ सुनने के काबिल नहीं रहता। भाई को बहरा कर दिया था उन्होंने। ठक ठक ठक। उसका अंदाज, आंखों से झलकती हुई नफरत, उसके अल्फाज, सब कुछ समाज से गुजरकर दिल चीरता गया था। वो सुन रह गई थी। शेरदिल ने बेइख्तियार पहचानी उनको मसला था। 25 साल काउंटर पर ऊँगना आसान है बाजी। भाई तो मामू के जूते सीधे कर करके थका था। मामू भाई को मार कर भी नहीं मरा। आप मुझे मर जाने दें। बेसन के साथ दीवार पर लगे आईने में अलमीरा का अक्स लगता था। फटे होंठ, सूजे हुए गाल और बाल बिखरे मिट्टी में अटे। आंख के किनारे जख्म सूख कर काला हो चुका था। हाथ में ब्लेड पकड़े वो गौर से उसकी तेज धार को तकती थी। तुम्हें पता है मीरा, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किससे है? एकेडमी के जीनों पर बैठे अमर गर्दन तिरछी किए उसे देखते थे। ताया से? उनका सर नफी में हिला। हर उस शख्स से जो किसी दूसरे की वजह से खुद को बर्बाद कर देता है। माँ हो या शोहर, बाप या भाई, किसी को हक नहीं आपसे जीने का हक छीने। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो हार मान लेते हैं, जो खुद पर जिंदगी हराम कर लेते हैं।
बदतरीन जिंदगी भी जीनी पड़े, जियो, हाथ पाँव मारो, लड़ो अपने लिए, लोग गालियां दें, थप्पड़ मारे या जूते पड़े, मरना नहीं है मेरा। उन्हीं लोगों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जी कर दिखाना है। दर्द से टूटा जिस्म लिए वो किसी बेजान शय की तरह नीचे बैठती चली गई थी। ब्लेड हाथ से छूट गया था, मुंह से सिसकी निकली थी, सर घुटनों में दिए वो ब्लक ब्लक कर रोती थी। तुम्हारे नसीब में थोड़ी सी रोशनी तो होगी। उसकी भीगी आवाज पर जहां बच्चे ने चौंक कर उसे देखा था, वहीं शेरदिल गहरा सांस भरकर सर झुका गया। मरना हल नहीं है, तुम मर जाओगे। चचा मामू माँ बाप के थप्पड़ और जूते खाने वाला हर बच्चा मर जाएगा। ये लोग फिर भी नहीं मरेंगे। अपने नसीब की रोशनी देखे बिना, अपने नसीब की खुशियां देखने से पहले कैसे मर सकते हो तुम वो क्यों होने दे रहे हो जो ये लोग चाहते हैं? खुशियां बहुत महंगी है बाजी, उन पर बस मामू और आप जैसे लोगों का हक है। उसने सख्ती से लब भींच लिए। वो नहीं जानती थी उसे उस बच्चे को कैसे तसल्ली देनी है। उसने कभी माँ का हाथ नहीं रोका था, तो उसे कैसे कह देगी कि अगली बार मामू का हाथ उठे तो गाल पर पड़ने से पहले मरोड़ देना। जिंदगी बहुत मुश्किल है, नहीं कटती, मगर मरना मत। मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाने वालों के लिए दुनिया जहन्नुम बन जाती है। लोग पत्थर मारते हैं उन्हें और गालियां देते हैं। मरना मत, प्लीज। वो उठ गई थी, सुस्त रवि से कदम उठाती बाहर आ गई। इसका मामू कहाँ है शेर? थके थके अंदाज में पूछा। राब्ता नहीं हो सका, मोहल्ले के लोगों से स्टोर के मालिक का नंबर मिला है, उसे कॉल कर दी है, आता ही होगा। उसने सर को जम्बिस देकर प्लर से टेक लगा ली थी। बहुत गलत वक्त पर आई हैं आप। बारिश की वजह से एक दो एक्सीडेंट हुए हैं, तभी मामूल से हटकर रश लगा हुआ है। वो खामोशी से सर झुकाकर अपने स्लीपर को घूरने लगी थी। स्लीपर्स का इंतखाब गलत था। शॉल गाड़ी में ही रखी थी, उसे अब चेंज करना था। उस सूट में उलझन हो रही थी, खुद से अस्पताल की बू आ रही थी, उसे सर्दी भी लग रही थी और थकावट भी हो गई थी, रोना भी आ रहा था। आप गाड़ी में इंतजार कर लें। उसने सर उठाकर शेरदिल को देखा। उसकी आंखों में इनकार देखकर वो लब भीज गया था। वजह उसके अकब में खिड़की के पास बरसती हुई बारिश थी। मुझे घर याद आ रहा है, और अपना कंफर्टर, खाना की सफाई, कैंडल्स से उठती हुई लेवेंडर की खुशबू, मेरी किताबें और बेड और सोफा। वो उसे गिनवाती गई। शेरदिल जेरे लब मुस्कुराता उसे सुनता रहा। वो उस सब को याद करके माँ को भूलना चाहती थी। माँ जो मुसलसल उसके कान में कुछ कह रही थी, और उनका शोहर जो गालियां पक रहा था, और हिना जो चीख रही थी। फहद, उसका कमरा, उसका कंफर्टर, और अहमद के हाथ में उसके बाल, सोफा और किताब लेकर बैठे अमर खाना, गाल पर पड़ता थप्पड़, बीप की तेज आवाज। मामू का हाथ बहुत भारी है, गाल पर पड़ता है तो अगले आधे घंटे तक मैं कुछ सुनने के काबिल नहीं रहता। माँ का हाथ भी बहुत भारी था, वो नहीं सुन सकती थी तो वो चीखती थी बहुत जोर से। उसका घर और गर्म कॉफी का कप, फहद की गालियां, किसी की हमदर्द निगाहें। वो बेबसी से आंखें मीच गई, लब दांतों तले कुचले गए। जब तक स्टोर का मालिक पहुंचा वो वहीं खड़ी अपने अंदर छिड़ चुकी जंग से लड़ती रही थी। पहली बार नहीं है ये, जब से भाई मरा है कोई तीसरी बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, हरामखोर। हजम से हटकर वह राहदारी के बिल्कुल आखिरी में वीरान सिरे पर खड़े थे। इसके मामू को जानते हैं आप? सारा मोहल्ला जानता है उस कचरे के ढेर को। सबको यकीन है अपनी बीवी बहन की मौत के पीछे भी वही कमीना है, मगर पुलिस कुछ करती ही नहीं। कहते हैं उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, बच्चों को मारता है। मामला बिगड़ जाए तो रिश्वतखोर इंस्पेक्टर आता है, पुश थपक कर चला जाता है। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। कुर्सी का सहारा लिए वो खुद पर जब्र करके खड़ी थी। अलमीरा, आप इस मामले में मत पड़े, मैं खान से बात करूंगा, ये इलाका भी उन्हीं के अंडर है। उसकी गैर होती हालत देखकर शेर दिल से रहा नहीं गया था। वो सर को जम्बिस दिए, खुश्क होती हुई होठों पे जबान फेरती हुई फिर सामने खड़े हुए शख्स को देखा। 14 नवंबर साल 2001। शेरदिल ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा था। शाम के वक्त आपके स्टोर में एक खातून नींद की गोलियां लेने आई थी, और उस लड़के के भाई ने बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें 2 पत्ते थमा दिए थे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि 23 साल पुरानी बात है, तो भी ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज कोई आपसे लेकर गया था। उसका सांस फूल गया। शेरदिल की जांचती हुई निगाहें कभी अलमीरा पर कभी उस शख्स पर जा टिकती। 14 सीसीटीवी फुटेज। वो याद करने लगा था।
फिर जहन में कुछ क्लिक हुआ था। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं थी। हाँ जी, याद है, बिल्कुल याद है। वो पुरजोश हुआ। वो सीसीटीवी फुटेज आपने किस किस को और कब दी है? पहली बार फुटेज उसी साल 16 नवंबर को पुलिस के साथ एक आदमी लेने आया था। बस जी, पुलिस देखकर ही मैं समझ गया था कोई गड़बड़ है, तो उसकी कॉपी अपने पास रख ली थी कि थोड़ा कमा लूंगा। फुटेज में कुछ ऐसा था नहीं, और फिर कोई लेने भी नहीं आया तो मैं भूल भाल गया। लेकिन अभी तकरीबन 2 माह पहले एक आदमी आया था। बड़ा प्यारा बंदा था, बहुत खुले दिल का मालिक। वो ले गया जी। सारी खता बताते हुए आखिर में उस प्यारे बंदे की गई मेहरबानी, उस बंदे के चेहरे पर खुशी की सूरज झलकने लगी थी। कौन था वो? उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। उसी बात का डर था। ताया के लैपटॉप से वीडियो डिलीट करना आसान था, लेकिन अगर उसकी कॉपी पहले से किसी और के पास हुई तो? शक्ल तो नहीं देखी थी जी, हेलमेट पहन रखा था, बड़ी भारी सी बाइक पर आया था। कॉपी अब भी आपके पास है? नहीं जी, उसने कैमरा भी तोड़ दिया, फ्लैश ड्राइव भी जला दी, अब नहीं है। सर झुक गया। उसके सारे सवाल खत्म हो गए। वो आदमी जा चुका था। अगले लम्हात में एक पुलिस वाला उसके सामने खड़ा था। लगभग 52-53 के करीब का था। बारिश में भीगकर उसके आगे खड़ा ठंड से कांप रहा था। अमर खान के वालदा के केस की तफ्तीश आपके अंडर हुई थी? जी जी, सरदार जहांजेब खान का जोर था कि किसी तरह साबित हो जाए कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही साबित हुआ था कि नींद की गोलियां वाफर तादाद में ली थी उन्होंने। खुद सरदार अमर खान ने भी गवाही दी थी कि उनके वालदा ने स्टोर से नींद की गोलियां खरीदी थी। बाहर से भी कोई आया ना गया, जोर जबरदस्ती का भी कोई निशान नहीं मिला, तो केस खुदकुशी पर ही बंद हो गया था। शहरियार साहब ने बंद करवाया था? उसके बर्जस्ता सवाल पर वो शख्स चौंका। स्टोर की सीसीटीवी फुटेज देखने शहरियार साहब किसी पुलिस वाले के हमरा आए थे। मेरे ख्याल है वो आप ही थे, नहीं? कह ढाती आंखें, तमतमाता हुआ चेहरा, सामने खड़े शख्स का चेहरा धुआं धुआं हुआ। केस खुदकुशी पर बंद करवाया गया था। 9 साल का बच्चा कह रहा था कि उसकी माँ ने गोलियां खरीदी थी, तो उसने ये भी कहा होगा कि उसकी माँ खुदकुशी नहीं कर सकती। क्यों नहीं सुनी उसकी बात? मोहतरमा, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि हर सबूत में खुदकुशी की तरफ ही इशारा। उस बच्चे का जख्म आज भी ताज़ा है। आपके लिए बहुत पुरानी बात है, मगर वो जो अपनी माँ के नाम की गालियाँ सुनता है, उसके लिए ये बात पुरानी नहीं हो रही। अगर आप थोड़ी मजीद तफ्तीश कर लेते तो शहरियार साहब किसी काली घटा की तरह उस बच्चे की जिंदगी पर काबिज न होते। उसकी आवाज़ डुबडुबाई थी। आंखों में तैरता हुआ पानी लहू हो गया था। कड़ी निगाह उस पर डालकर वो आगे बढ़ गई। शेरदिल उसके पीछे आया था। वो तेज तेज कदम उठाती अस्पताल की राहदारी अबूर कर रही थी। आंखों के आगे तेज धुंध सी छाने लगी थी। वो अस्पताल के दरवाजे पर रुक गई। शेरदिल बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद आया तो हाथ में छाता था। वो उसके साथ जीने उतरने लगी थी। बारिश की बौछार कानों से टकराती हुई दिल लर्जा रही थी। होंठ कपकपाने लगे थे। चेहरा झुकाए वो बस अपने पाँव देख रही थी और उनके नीचे बारिश में भीगती सड़क को। शेरदिल ने गाड़ी का दरवाजा खोला। बादल एकदम जोर से गरजे। बिजली कड़की। वो सख्ती से निचले लब दांतों में दबा गई थी। कांपते हाथों से दरवाजा थामकर सीट पर बैठी। शेरदिल ने दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट की तरफ आया। छाता बंद करके सीट पर बैठा। दरवाजा बंद हुआ तो बारिश का शोर मद्धम पड़ गया था। उसने आंखें मूंद कर सर सीट पर टिका लिया था। शेरदिल ने खामोशी से गाड़ी सड़क पर डाल दी थी। अस्पताल के दाखिली दरवाजे के पास बहुत सी बाइकों के दरमियान खड़ी हायाबुसा भीग चुकी थी। बाइक का इंजन गर्म आग हो रहा था। सियाह एंकल बूट्स में कैद पांव अस्पताल के अंदरूनी रास्ते पर उठे थे। हेलमेट वाला हाथ पहलू में गिरा था। फिंगरलेस दस्तानों ने झलकती हुई उंगलियों से पानी का एक कतरा टिप से फर्श पर गिरा। बाएं हाथ से बाल माथे पर बिखेरता वो जनरल वार्ड की तरफ बढ़ता गया। सफेद एसयूवी उससे दूर ही दूर होती गई थी। पानी पी ले। शेरदिल ने कप होल्डर में फंसी हुई पानी की बोतल पीछे की तरफ बढ़ाई थी। उसने बोतल पकड़ ली, ढक्कन खोला और गटागट पानी पीती गई। यहाँ करीब में ही एक जानने वाले हैं, आज रात वहीं कैंप कर लेते हैं, सुबह वापस चलेंगे। ठीक है? वो पूछ नहीं रहा था, बता रहा था। जानता था उसके लिए बारिश में सफर करना वैसे भी मौत जैसा खौफनाक है। पानी की बोतल खाली करके उसने सीट पर फेंक दी थी। लंबे लंबे सांस लिए वो अपने आगे पैसेंजर सीट की पुष्ट को देख रही थी। न दाएं न बाएं, न ही विंड स्क्रीन को। गाड़ी की छत और शीशों पर गिरती हुई पानी की बूंदों की हल्की सी आवाज दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। एक लम्हे के लिए वो सब भूल गई। वीडियो, वो लड़का, मेडिकल स्टोर,
टाया और भारी बड़ी बाइक, उसे बस बारिश याद रही थी। सर झुकाए गोद में रखे हाथों को रगड़ती हुई गाड़ी की हेडलाइट्स तारीख सड़क पर सुनहरी रोशनियां का रुपया फेंक रही थी। गाड़ी पक्की सड़क से उतरकर अब किसी गांव में दाखिल हो रही थी। उसने आंखें मूंद ली। बहुत वक्त बीत गया, फिर समाज से मानूस सी आवाज टकराई। जी खान। बारिश तेज है। हलक में आंसुओं का फंदा अटकने लगा था। जी, रात कहाँ काम कर रहे हो? सिद्दीकी साहब के घर जा रहा हूँ। पहुंचकर बताना। कॉल कट गई। गोद में रखे हुए हाथ मुसलसल मसले जाने के बास लाल होने लगे थे। दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर गिर गया था। मिनरल वाटर की खाली बोतल झटका आने पर सीट से लुढ़क कर उसके कदमों में गिर गई। जीनों पर रोशनी गिराते गाड़ी की हेडलाइट्स बुझ गई। खावा ने ड्राइविंग सीट से उतरकर छाता खोलते हुए पिछली सीट का दरवाजा खोला था। सिया बूढ़ बारिश में भीगते हुए फर्श पर पड़े। वो सीधा खड़ा हुआ तो निगाहें घर के अंदरूनी बंद दरवाजे पर टिकी थी। गर्दन घुमाकर बारिश में भीगते हुए लॉन को देखा, फिर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे दरवाजे पर छोड़कर खावर पलट गया था। वो दरवाजा धकेलकर अंदर चला आया। गीले ऑक्सफोर्ड बूट वहां रखे पायदान पर खुश किए। आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। वो अभी वहीं खड़ा था कि मुलाजमा ने इतला दी। कहाँ है? लाउंज में। मुलाजमा वहीं खड़ी रही। अमर आगे बढ़ गया। दाएं तरफ ऊपर को जाते हुए जीने थे और बाएं तरफ लाउंज। नरम गुदा शाहाना सोफे और उन सोफों में से एक पर बैठे हुए शहरियार। हाशिर भी करीब ही बैठा था। गर्म कॉफी के घोट उतारता वह टीवी पर चैनल बदल रहा था। उसकी आमद से अनजान जैन टांग पर टांग चढ़ाए हुए मोबाइल पर मसरूफ था। उन दोनों की माँ भी उधर ही एक कोने में नजर आएगी। उसे देखकर ही नखोवत से मुंह मोड़ लिया था। कहिए शहरियार साहब। वो उनके मुकाबले खाली सोफे पर बैठ गया। जैन ने सर उठाकर उसे देखा। आपके लिए कुछ लाऊं खान भाई? मोबाइल बंद करके पूछा गया। उसने सर नफी में हिला दिया। बेगम शहरियार कुड़ कर रह गई थी। बीवी नहीं हो तुम इसकी। पहले आगे पीछे फिरते थे, बर्दाश्त कर लेती थी। आप क्यों सर चढ़ा रखा है? वो खामोश नहीं रह पाई। मम्मी क्या हो गया है? भाई है ये मेरे। वो तिलमिलाया था। मर क्यों नहीं जाता ये कमीना भाई? गोद में रखा हुआ कुशन सोफे पर पटका गया। जैन तासुफ से उन्हें देख कर रह गया था। सबसे लापरवाह अमर के सपाट नजरें शहरियार पर टिकी थी, जो उसे आज हमेशा से ज्यादा बुरे लग रहे थे। कमिश्नर के बेटे के जनाजे पर नहीं आए तुम? जांचती निगाहें उसके चेहरे पर ठहर गई। इंतकाम परस्त आदमी हूँ। दुश्मन के जनाजे पर शरीक होना भी गुनाह समझता हूँ। लापरवाही से कहते हुए सोफे से टेक लगाई। बायां बाजू सोफे के शाने पर फैला दिया। पूछ रहे थे वो तुम्हारा। वो चाहते थे केस बजाते खुद तुम हैंडल करो। मसरूफ हूँ और वो जो भी चाहते हैं आकर मुझसे बात करें। आपके जरिए कहलवा कर अपने लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रहे हैं? ऐसा सुलगा देने वाला अंदाज था कि शहरियार पहलू बदल कर रह गए। इसी तरह नाक ऊंची करे रखी तो बहुत जल्द मुंह के बल गिरोगे। हमारे सिस्टम में रैंक कर बड़े बड़े ओहदेदार के तलवे चाट कर ही मुकाम बनाया जाता है। मुफ्त का मशवरा, मुफ्त की मालूमात। आप अपना तजर्बा बता रहे हैं? थोड़ी को ढकती दाढ़ी पर हाथ फेरा गया। शहरियार ने दांत कचकचाए थे। हरामजादा। वो सर झटक कर ऊंची आवाज में बड़बड़ाए। उनकी बड़बड़ाहट वहां बैठे हर शख्स ने सुनी थी। हाशिर जो हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख गया था। बेगम शहरियार जिन्होंने चाय का घोट हलक से उतारा। जैन जिसने सर झुका लिया था। और अम्र वो बेतासुर चेहरा लिए पत्थर निगाहों से उन्हें देखता रहा। तुम्हारी बीवी ने हवेली के कागजात तैयार करवाने का कहा है। मेरा वकील कल तुम्हारे पास आएगा। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवा कर मेरे रास्ते से हटो। ये इंकशाफ कदरे नया था। उसने भवें मिलाई शहरियार को देखा। ट्रस्ट में खाना। मध्यम सरगोशी समाज से टकराई थी। आप कुछ भूल रहे हैं शहरियार साहब। अंदरूनी दरवाजे के पार बरसती हुई बारिश ने एकदम ही जोर पकड़ा था। मैं मीरा का शौहर ही नहीं, नमली मीरा का सरदार भी हूँ। मेरी बीवी हवेली आपके नाम कर भी दे, तब भी नमली मीरा में दाखिल होने के लिए इजाजत आपको नहीं मिलेगी। मेरी माँ की कब्र है वहां। आपका साया भी नमली मीरा की मिट्टी को आलूदा नहीं कर सकता। तेज बौछार और उस पर अमर की कड़कती हुई आवाज। जैन सांस रोके उसे सुनता था। शहरियार तल्खी से हंस पड़े। तुम्हारी बीवी सब जानते हुए भी मेरे साथ डील कर रही है। अपनी गर्दन बचाने के लिए वो तुम्हारा नुकसान करने पर राजी है। मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ, मेरी छोड़कर अपनी फिक्र करो। ऐन मुमकिन है तुम्हारी पीठ में घोंपा जाने वाला खंजर अलमीरा के हाथ में हो। सोफे के बाजू पर रखा हुआ हाथ मुट्ठी की सूरत में भींच लिया गया था। जबड़े तन गए थे। शहरियार साहब। भारी आवाज में उनका नाम लेता वो आगे हुआ था।
कोहनियाँ घुटनों पर रखी, आंखें उनकी आंखों में गाड़ी। मेरी बीवी से दूर रहे, उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची, छोटी सी खराश भी आई तो इस घर का कोई भी फर्द अगली सांस नहीं ले पाएगा। वो रुका, दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की उंगली के दरमियान मौजूद खला पूरा किया। मैं हर वो चीज आपके हलक से निकाल लूंगा जो आप उससे छीनने का सोच रहे हैं। मुझे ट्रिगर मत करें। इस घर में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे उसे भड़कती हुई आग में झोंकने से रोक सके। कहर आलू निगाह उन पर डालकर वो उठ गया। लाउंज से निकलते हुए उसने अपने पीछे शहरियर की पुरसकून आवाज सुनी थी। इतनी ही परवाह थी तो उसे कुत्तों के आगे क्यों डाला था? लाउंज की सारी रोशनियां भी उसके चेहरे पर पहरे बैठाती तारीकी नहीं मिटा पाई थी। पेशानी की रगें उभरी, भीजी हुई मुट्ठियां खून छलकाने लगी। गर्दन की उभरती रगें वाज़ेह होती गईं। लंबे लंबे डग भरता वो लाउंज से निकल गया। पीछे शहरियार तनफुर से सर झटक कर रह गए थे। जैन कर्ब से कभी बाप को देखता, कभी उस रास्ते को जहाँ से अभी खान भाई गए थे। वो गुस्से में थे, ट्रिगर हो गए थे। बाबा हमेशा उनकी दुखती रग पर हाथ रखते थे और वो जवाबी वार करते भी तो बाबा को पहुंचाई गई तकलीफ का जरा भी उस तकलीफ के बराबर नहीं होता था। वो खान भाई झेलते थे। उनका माजी किसी थप्पड़ की तरह उनके चेहरे पर पड़ता और वो बस लब भीज कर जब्त कर जाते। जब्त? वो इंतकाम परस्त आदमी बालकनी में खड़ा जर्द रोशनियों में जगमगाता हुआ चेहरा लिए वो गौर से लॉन में बहते हुए फव्वारे को तकता था। बाएं हाथ में मोबाइल था, मैं मोबाइल कान से लगाया हुआ था। दायां हाथ पैंट की जेब में था। उसका चेहरा पत्थर, उसकी आंखें कहर बरसाती थी। अमर खान बात कर रहा हूँ। भारी संजीदा सपाट आवाज, हुक्म देता अंदाज, नजरें राख कर देने वाली। सिद्दीकी साहब का घर गांव के कच्चे रास्तों से गुजरकर मस्जिद से थोड़े फासले पर एक तंग गली के अंदर था। वो उनके घर पहुंचे तो बारिश हल्की हो चुकी थी। सिद्दीकी साहब की वालदा जोजा और उनकी बेटियों से रस्मी अलग हुई, फिर उन्होंने खाना लगा दिया था। वो कम गो थी, इसका अंदाज़ा खाने के दौरान पूछे गए सवालात के मुख्तसर जवाबात से हो गया था। खाने के बाद सिद्दीकी साहब की बेटी नताशा उसे एक कमरे में ले आई। उसके मांगने पर उसे चाय नमाज भी थमा दिया और कबला भी बता दिया। वो नमाज से फारिग हुई तो बरामदे की बत्ती बुझ चुकी थी। सब सोने जा चुके थे। सारी बहनें उसी कमरे में सोई हुई थी। वो खाली चारपाई की तरफ चली आई। तकिए पर सर रखा तो कमर में दर्द की टीसे उठी थी। सुबह से या तो खड़ी थी या बैठी थी। अब कमर सीधी हुई तो दर्द के मारे खुद में सिमटी थी वो। कमरे के वाहिद खिड़की खुली थी। खिड़की से आती हुई हल्की हवा के झोंके के साथ पानी की बूंदें भी अंदर आ रही थी। बारिश हल्की हो गई थी मगर थमने के आसार न थे। शोमई किस्मत के चारपाई भी बिल्कुल खिड़की के पास थी। वो कई पल लब दांतों में दबाए सीमेंट लगी हुई छत को घूरती रही। पंखा बंद था, शायद लाइट नहीं थी। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा की वजह से पंखे के बगैर गुजारा मुमकिन था, लेकिन वो उसका आवाज का क्या करे? पानी की बूंदों की आवाज जो दिल लर्जा देती थी। खिड़की की तरफ पुष्ट करना भी बेकार रहा। मुंह तकिया में लिया तो सांस लेना मुश्किल लगा। आखिर को वो बिल्कुल सीधी लेट गई थी। दोनों हाथ कानों पर रख लिए। छत को तकते हुए शिद्दत से कोई याद आया, वही जो बारिशों में याद आते थे। जहन की स्क्रीन पर उनकी तस्वीर आई तो उसे रोना आया था। खुदा जाने बारिश वजह थी या आज का थका देने वाला दिन, वो बच्चा या अमर, मगर लम्हों में उसकी आंखें आंसू से लबालब हो गई थी। खुद को रोने से रोकती वो उठ बैठी थी। आपको नींद नहीं आ रही? उसने चौंक कर आवाज की सिम देखा। करीब करीब 15 साल की लड़की जिसका नाम वो भूल चुकी थी उसके सामने खड़ी थी। वो बेबसी से सर नफी में हिला गई। आए ना, बाहर चलें। अलमीरा उसे मना करती रह गई मगर वो उसका हाथ थामकर उसे बरामदे में ले आई थी। अगले लम्हात में वो दोनों बरामदे में अंगीठी के पास सामने बैठे थे। अलमीरा ने सहन की तरफ पुष्ट कर रखी थी। आपको मेरा नाम याद है? 1 घंटा पहले तारुफ हुआ था मगर वो भूल गई थी। उसकी खामोशी पर वो लड़की मुस्कुरा दी। खान ने बताया था आप लोगों के नाम जल्दी भूल जाया करती हैं। अलमीरा चौकी, अंगीठी में जलते हुए कोयले का अक्स गजाली आंखों में उतरा था। मैं नताशा हूँ, खान की नंबर 1 फैन। उसने इस तरह चेक कर कहा था कि अलमीरा बेसाख्ता मुस्कुराई थी। आप बहुत प्यारा मुस्कुराती हैं। हाथों के प्याले में चेहरा रखकर वह गौर से उसे देखकर रह गई थी। ये भी खाना ने बताया? लहजे में शरारत थी। बिल्कुल। वो बेयकीन हुई, फिर हैरान, फिर ब्लश कर गई थी। गाल गुलाबी हुए। बाबा अमर खान के ड्राइवर रह चुके हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती है। खान जब भी नमली मीरा जाते हैं हमारे घर जरूर आते हैं।
आखिरी बार जब वो आए थे तब भी बारिश हो रही थी, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। वो यहीं बैठे थे जहाँ अभी आप बैठी हैं। वो गुमसुम नजरों से अंगीठी में चलते हुए कोयले को देखती नताशा को सुनने लगी। अंदाजा ही नहीं हुआ कब अमर उसके सामने आकर बैठ गए। सफेद कलफ लगे कमीज शलवार में मलबूस, बादामी शॉल कंधों पर गिराए, अंगीठी में राख होते हुए कोयले को तकते सरदार अमर खान। वो बहुत प्यारा मुस्कुराती है, बारिशों से डरती है, लेकिन मैं साथ होता हूँ तो उसे बारिशें इतनी बुरी नहीं लगती। फिर आप उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? तजस्सुस से पूछती नताशा अपनी जगह से खिसक कर आगे हुई थी। वो नहीं आती, बहुत सख्त नाराज है। कोयले को तपिश में उनका चेहरा लाल होता जा रहा था और आंखों की सुर्खी बढ़ती जाती थी। आप मना लें, कोई भी नाराज हो तो उसे मना लेना चाहिए। वो मानती ही नहीं। उनकी आवाज़ कैसी शिकस्त खुदा सी थी। कंधों पर गिरी शॉल का एक पल्लू फर्श को छूता था। फिर आप क्या करेंगे? वो अफसरदा हुई। उसे मनाता रहूंगा, वो इतनी ही अच्छी है कि ज़्यादा वक्त खफा नहीं रह सकती, और वो मुझे इतना ही अजीज रखती है कि कभी ना कभी मेरे पास आ जाएगी। उसने कर्ब से कत्थई आंखों के पाताल में पिघलते हुए मलाल को देखा था। भड़कते हुए सिया पत्थरों का अक्स लहू रंग होते हुए पानी में डुबडुबा गया था। आप वाकई अच्छी हैं, माफ कर देने वाले बहुत अच्छे होते हैं। नताशा दिल से मुस्कुराई थी। अलमीरा को हलक में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ था। आपको पता है, मैं छोटी थी, कितनी छोटी मुझे नहीं याद, मगर खान हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। मैं आपको भी बचपन से जानती हूँ। वो आपकी बहुत बातें करते थे, बस आपकी ही कहानियाँ सुनाते थे। मीरा ऐसी, मीरा वैसी। नताशा, मीरा बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन मेरे सामने इतना पटर पटर बोलती है, फिर वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत क्यूट बातें करते थे वो आपकी। वो हंसी, आंखों में उतरती हुई नमी को पीछे धकेलती। अलमीरा सांस रोक के उसे सुनती रही थी। कोयला सुर्ख तरीन और रात गहरी सिया होती गई। बारिश थम चुकी थी। नताशा की आवाज़ बहुत मध्यम होती गई, यहाँ तक कि हर सू खामोशी छा गई। अमी खामोशी। फजर के वक्त उसे नताशा ने जगाया था। वो चारपाई से उतरी तो अपनी किसी बहन की टांग पर चढ़ गई थी। उसकी बहन कराहती हुई उठी और अलमीरा डर कर उठ बैठी। दोनों ने मुड़कर उसे देखा था, जो मामला समझ आने पर सुख का सांस ले रही थी। इतनी कच्ची नींद है आपकी? नताशा हैरान हुई थी। अलमीरा ने बस कंधे उचका दिए थे। खिड़की के पास झांका तो बारिश के बाद फजर का आसमान दिलकश लगा। चारपाई पर आलती पालती मारकर बैठी, हाथ गोद में रखे हुए वो बहुत देर मबहूम होकर बस आसमान को देखे गई थी। यही आसमान कल बरस रहा था तो खौफजदा कर रहा था, और अब कैसा निखरा हुआ और प्यारा लग रहा था। खानम, शहदिल भाई कह रहे थे कि चलने की तैयारी करें। नताशा की आवाज़ पर इर्तिकाज टूटा। सर को जंबिस देकर वो चारपाई से उतर गई थी। थोड़ी देर बाद वो फजर पड़कर बाहर निकल आई थी। ठंड की वजह से कंधों पर शॉल डाल रखी थी। शहदिल बरामदे में रखी हुई चारपाई पर बैठा था। उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया। आज भी बारिश का इम्कान है, फिलहाल रुकी हुई है तो अभी चले? उसके पूछने पर अलमीरा ने सर अस्बात में हिला दिया। ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम, नाश्ता करके जाएं। बेगम सिद्दीकी की बात पर उसने मगलूम नजरों से शहदिल को देखा। नाश्ता कर लेते हैं, मुस्कुराते हुए उसे पुचकारा गया। फिर सीधा घर जाऊंगी मैं। अंदाज किसी जिद्दी बच्चे के साथ था जिसे घर की याद सताई हो। शहदिल मुस्कुराते हुए सर को खम कर गया था। नाश्ते के बाद भी वो सीधा घर नहीं गए थे। शहदिल सिद्दीकी साहब के साथ बाहर चला गया था। 1.5 घंटे बाद वापस आया तो अच्छा खासा भरी बैठी थी वो। मेज़बानों का लिहाज करके खामोश हो गई थी। आप मिल आए सबसे तो चलें? उसकी घुरियों से बसते हुए कान घुजाकर कहा गया। वो सबको अलविदाई सलाम करके बाहर चली आई थी। घर पहुंचो तुम, खाना से शिकायत करूंगी तुम्हारी। कीचड़ से बचकर पानी में रखती हुई ईंटों पर चढ़ती हुई उसके कदम डगमगा रहे थे। कल से बहुत घर घर खाना खाना कर रही हैं आप। शहदिल की बात पर वो गिरते गिरते बची थी। ठहर कर उसे घूरा। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ चेहरा घुमा गया था। अब तो पक्का शिकायत करूंगी, बहुत गुस्सा करेंगे वो तुम पर। मैं उन्हें बताऊंगा, उनकी बेगम उन्हें बहुत याद फरमा रही थी। फिर कैसा गुस्सा, कहाँ का गुस्सा? चीखते फिरेंगे। एक हाथ कमर पर बांधे, दूसरे से उसके लिए पिछली निशिष्ट का दरवाजा खोला। मुस्कुराहट धीरे से उसके लबों को छू गई थी। निशिष्ट पर बैठते उसने कीचड़ में अटी हुई चप्पल बाहर झाड़ी थी। हाँ, तो इन हरकतों से खान का दिल जीता है आपने। शहदिल के हंसकर कहने पर वो झेप गई थी। थोड़ी देर बाद वह गांव के हदूद से निकल रहे थे। 1.5 घंटे का सफर था। शीशे के पार हल्का गुलाबी आसमान अगर ऐसा ही खूबसूरत रहा तो ये सफर बहुत आसानी से कर सकता था। शेरदिल जहन में बारिश की फिक्र से आज़ाद हुआ
तो उसे वापस वो वीडियो याद आई थी। जी, तुम्हारे या खाना के सर्कल में कोई बाइकर है क्या जिसकी वो आदमी बात कर रहा था? बड़ी भारी बाइक और हेलमेट। उसकी बात पर शेरदिल ने झट से सर इस्बात में हिलाया था। निहाल की बात कर रही हैं? वो चौंकी। कौन निहाल? आप निहाल को नहीं जानती? खान ने जिक्र नहीं किया कभी। उसने सर नफी में हिला दिया। अच्छा बताएं, अगर खान से कभी किसी का कत्ल हो गया तो वो पहली कॉल किसको करेंगे? तुम्हें? झट से जवाब आया था। नहीं, मैं जज्बाती हो जाऊंगा, लाश उठाने के बजाय कत्ल अपने सर लूंगा। खान उसे कॉल करेंगे जो एक भी सवाल किए बिना लाश ठिकाने लगाएगा, यानी निहाल जहांगीर। वो चौंक कर पिछली निशित से नजरें आते हुए शेरदिल के सैड फेस को देखने लगी थी। निहाल खान का क्राइम पार्टनर है, जो काम सीधे तरीके से नहीं होता वो उल्टे तरीके से कर देता है। हेड सोर्स का CEO, सेशन कोर्ट का जज। निहाल जहांगीर। खान और उसका ताल्लुक अजीब है, एक दूसरे के लिए कत्ल कर सकते हैं और एक दूसरे का भी कत्ल कर सकते हैं जब तक मफाद है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जैसे ही ऊंच नीच हुई गर्दन दबोच लेंगे, लेकिन इस सब की आज तक नौबत नहीं आई है। दोनों हर मकाम पर साथ खड़े हैं। जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो कोई भी शख्स आपका दोस्त नहीं होता, हर एक दूसरे को गिराना चाहता है, और ये बात खान जानते हैं। वो उलझ गई, अमर के इतने करीब था वो। बिलफर्ज फुटेज उसने ली थी तो क्यों? अगर ताल्लुक दो तरफा मफाद की बुनियाद पर था तो वो ऐसा कोई रिस्क क्यों लेगा? अमर मार नहीं देंगे उसे? कैसा है ये निहाल जहांगीर, भरोसे के काबिल है? ये आप खान से पूछिएगा, मेरा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा उससे। उसने कंधे उचकाए। क्यों? खाना के साथ ही तो होते हो। उसने नाक सुगेड़ी। जब से आप आई हैं तब से, वरना मैं नमनी मेरा में होता था, वहाँ कम बखेरे हैं देखने के लिए। शरारत से गर्दन अकड़ा ली गई। ओह, तो हमारे शेरदिल सरदार जी के राइट हैंड मैन के फराइज निभाते हैं, गांव संभालते हैं। जी जी बिल्कुल, जमीनों पर पानी के झगड़े, दुश्मनों के साथ आनबीन सब देखता हूँ। आपके शौहर ने दस्तार तो पहन ली, मगर कभी उस सब में हाथ नहीं डाला। मेरे शौहर को यहाँ से फुर्सत मिले तो कुछ देखे ना। उसने अमर को बचाना चाहा था। वो शुरू से ही इस सब से भागते थे, आगा जान के लाख बुलाने पर भी जमीनों पर नहीं जाते थे। वो तड़खा, क्योंकि जाते थे तो गोलियां चलती थी। वो मुस्कुराई, शेरदिल हंस पड़ा। वो गर्दन घुमाकर शीशे के पार देखने लगी। दूर से झलकते एबटाबाद और हवेलियों के साइन बोर्ड्स देखते ही आंखें चमक उठी थी। तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और गला मैं जैसे कह रही हूँ इतने दिनों से कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो आपको इसी आवाज़ के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और बाकी दुआ करेंगे जल्दी ठीक हो जाए तो कुछ सही आवाज़ मिल जाए आपको। और मैं अभी ब्रेक भी नहीं ले सकती क्योंकि जितनी भी ऑन गोइंग नॉवल हैं मेरे अकाउंट पर, उन सब के एपिसोड्स आ चुके हैं और कुछ के आने वाले हैं, तो मुझे अपलोड करना ही पड़ेगा। और आप भी वेट कर रहे हैं, तो बाकी आप दुआ करें बस। और एपिसोड्स की बात करूँ तो निहाल थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है अब, क्योंकि शहरियार को तो 23 साल पहले भी मालूम ही था। CCTV में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था अमर की मामा का, तो वो इतने सालों बाद क्यों कर रहे हैं ये सब? और ये बात अभी सिर्फ निहाल को मालूम हुई है, वो ही लेके गया था अभी CCTV फुटेज, और अब शहरियार भी फिर वही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो शहरियार का साथ देगा, लेकिन फिर भी कनेक्ट हो रही है दोनों स्टोरी। बाकी देखते हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया है। और बाकी तो अभी इस एपिसोड में कुछ हुआ नहीं है, देखते हैं बाकी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही। खुदा हाफिज़, अपने ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।